बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्म स्टोरी टीवी। टाइगर अपने कमरे में बैठा एक साइंसी मैगजीन पढ़ने में मगन था कि करीब पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। टाइगर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। टाइगर स्पीकिंग। टाइगर ने कहा। इमरान स्पीकिंग। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी और टाइगर इमरान की आवाज़ सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था। काफ़ी अरसे से इमरान ने टाइगर को नज़रअंदाज किया हुआ था। वो फारग रहते रहते अब बुरी तरह तंग आ गया था। ओ बॉस, शुक्र है आपने मुझे याद तो किया, मैं तो फारग रह रह कर तंग आ गया था। टाइगर ने चहकते हुए लहजे में कहा। कितने तंग आ गए हो? कहीं टाइगर बिल्ली तो नहीं मिल गई तुम्हें? इमरान ने हंसती हुई आवाज़ में कहा। अरे नहीं बॉस। टाइगर ने कहा कि बताएं कि आपका हुक्म क्या है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें शहर में एक हबशी को तलाश करना है जो जोसेफ से भी कदो कामत में बाहर है। उसका नाम जवाना है और उसकी ख़ास शनाख्त यह है कि उसकी पेशानी पर दरमियान में नीले रंग का एक सितारा खुदा हुआ है। इमरान ने तहमकाना लहजे में कहा। ठीक है बॉस, मैं जल्दी उसे तलाश कर लूँगा। टाइगर ने जवाब दिया। जब तुम उसे तलाश कर लो तो मुझे इसकी इत्तला कर देना, मगर ख्याल रखना कि उससे छेड़छाड़ न कर बैठना। वो इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक लड़ाका है। ऐसा ना हो कि तुम वाकई टाइगर से बिल्ली बन जाओ और मुझे तुम्हारे लिए दूध का इंतज़ाम करना पड़े। इमरान ने कहा। देखा जाएगा बॉस, पहले मैं उसे तलाश तो कर लूँ। टाइगर ने कदरे नागवार लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसे इमरान का ये फिक्रा खासा नागवार गुजरा था, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया में सबसे माहिर लड़ाका समझता था। ठीक है, उसे तलाश करके मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला भेज देना, मैं उसकी मुकम्मल निगरानी करना चाहता हूँ। बाय बाय। इसके साथ ही इमरान ने राब्ता ख़त्म कर दिया। टाइगर ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर उठकर तेज़ी से गुसल खाने में घुस गया। उसके जहन में इमरान की बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि इस हबशी को तलाश करके इमरान को तला देने से पहले उससे लाजमी तौर पर टकराएगा, फिर इस हबशी को टूटी हुई हड्डियों समेत इमरान के हवाले कर देगा ताकि इमरान को मालूम हो सके कि टाइगर टाइगर ही है। चुस्त लिबास पहनकर वो जेब में रिवॉल्वर डालकर तेज़ी से चला और होटल से बाहर निकल आया। यहाँ पार्किंग शेड में उसकी मोटरसाइकिल मौजूद थी। उसका इरादा था कि एक बार वो मोटरसाइकिल पर पूरे शहर का राउंड लगाए। शायद वो हबशी कहीं सड़क पर नज़र आए और चलता हुआ उसके काबू में आ जाए। अगर ऐसे बात ना बनी तो फिर वो होटलों में जाकर उसे कहीं ना कहीं ज़रूर तलाश कर लेगा। चुनाचे ये फैसला करते ही उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और इसकी मोटरसाइकिल शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी थी। मोटरसाइकिल की रफ्तार उसने दरमियानी ही रखी ताकि वो आसानी से इर्द गिर्द के लोगों का जायज़ा ले सके। 2-3 सड़कों से गुजरने के बाद जैसे ही वो सर्कुलर रोड पर पहुंचा, उसने दूर से इमरान की कार जाते हुए देख ली थी। फिर मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज़ करके एक बार इमरान की कार को क्रॉस करता हुआ आगे गुजर गया। उसने किन अखियों से देखा था कि इमरान खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, जबकि इसके साथ वाली सीट पर कोई गैर मुल्की हाथ में कैमरा उठाए मौजूद था। इमरान उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। टाइगर तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया, मगर अगले ही चौक पर सुर्ख रंग की बत्ती की वजह से उसे रुकना पड़ा। चूँकि इमरान की कार भी चौक पर पहुंच गई थी, मगर दूसरे ही लम्हे टाइगर कार को दाएं तरफ मुड़ते हुए देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस तरफ जाने वाली सड़क खासी गैर आबाद थी और सुनसान भी थी, क्योंकि वो खासी टूटी फूटी थी। टाइगर ने एक लम्हे के लिए सोचा कि इमरान आखिर अच्छी सड़कें छोड़कर इस टूटी हुई गैर आबाद सड़क की तरफ भला क्यों मुड़ गया है, मगर फिर इसने अपने जहन को झटक दिया। इमरान कोई बच्चा थोड़ो था कि वो गलती करता। टाइगर को मालूम था कि इमरान का हर काम, जो बज़ाहिर कितना ही मुज़ह का खेज नज़र आए क्यों ना दिखाई देता हो, वो ज़रूर अपने अंदर रखता है। इसलिए बत्ती ऑन होते ही उसने तेज़ी से आगे बढ़ना अपने लिए ज़रूरी समझा, मगर न जाने क्या बात थी कि कोई ना कोई बात उसके जहन में खटक रही थी। शायद उसकी छठी हिस्सी। अगले चौक पर पहुंचते ही उसने फैसला किया कि वो इस सुनसान सड़क पर इमरान के पीछे जाएगा, चाहे इस बात का नतीजा कोई भी ना निकले, लेकिन कम अज़ कम उसका जहन तो मुतमईन हो जाएगा। चुनाचे उसने अगले चौक से मोटरसाइकिल मोड़ी और फिर एक बाईपास रोड पर वो मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ तेज़ी से इस सड़क की तरफ बढ़ता चला गया जिस पर इमरान ने कार मोड़ दी थी। ये बाईपास रोड तकरीबन इसी सड़क के दरमियान में जा मिलती थी। टाइगर जब मेन रोड के करीब पहुंचा तो अचानक उसने मोटरसाइकिल रोक ली। यहाँ से सड़क एक
मोड़ काट कर बड़ी सी सड़क के साथ मिल जाती थी और मोड़ काटने से पहले चूंकि ये सड़क एक पुल की वजह से कुछ ऊंची हो गई थी, इसलिए टाइगर को सामने सड़क पर एक हैरत अंगेज मंजर नजर आया। इमरान की कार सड़क के किनारे पर रुकी हुई थी। इमरान के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ गैर मुल्की इमरान को घसीट कर कार से बाहर निकाल रहा था। क्योंकि इस गैर मुल्की की इस बाईपास की तरफ पुश्त थी, इसलिए वो टाइगर को न देख सका था। टाइगर समझ गया कि कोई गड़बड़ ज़रूर है और मोटरसाइकिल पर आगे जाने से वो गैर मुल्की होशियार हो सकता था, क्योंकि हैवी मोटरसाइकिल की आवाज़ दूर सुनाई देती थी। इसलिए उसने मोटरसाइकिल वहीं एक साइड पर खड़ी की और खुद तेज़ी से मेन रोड की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब मोड़ काट कर वो मेन रोड के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि इमरान बेहिस्सो हरकत सड़क के दरमियान में पड़ा हुआ है, जबकि वो गैर मुल्की इमरान की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा कार को रिवर्स गियर लगाए पीछे जा रहा है। गाड़ी बैक करने की वजह से गैर मुल्की की तवज्जो पीछे की तरफ थी, इसलिए वो टाइगर को चेक न कर सका। टाइगर वहीं सड़क के किनारे पर मौजूद एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे हो गया। उसे ये बात समझ ना आ रही थी कि इमरान को यूं सड़क पर डालकर वो गैर मुल्की कार को पीछे क्यों ले जा रहा है। फिर अचानक इमरान का यूं बेहिस हरकत पड़े रहना उसके लिए बड़ा हैरत अंगेज था, मगर दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह से चौंक पड़ा जब उसने कार को खासी फासले से रुकते हुए देखा और दूसरे ही लम्हे उछल कर आगे कार बढ़ी। और टाइगर इस गैर मुल्की का सारा मंसूबा समझ चुका था। वो सड़क पर पड़े हुए इमरान को कार से कुचल देना चाहता था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए उसने कार को खासे फासले तक बैक किया था ताकि इमरान के जिंदा बच जाने का कोई चांस बाकी न रहे। कार आंधी और तूफान की तरह इमरान की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। टाइगर ने फुर्ती से जेब से रिवाल्वर निकाला। कार अभी इमरान से कम अज कम 10 फीट के फासले पर थी कि रिवाल्वर से एक शोला निकला और एक धमाके से कार का अगला टायर बरस्ट हो गया। उसके साथ ही कार का यकदम रुख मुड़ा और वो इमरान के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते तेजी से एक सिमत में मुड़ती चली गई। इमरान बस बाल ही बचा था। टाइगर ने जानबूझकर टायर बरस्ट किया था, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक इसके सिवा और कोई चारा न था। वो अगर चाहता तो इस गैर मुल्की पर गोली भी चला सकता था, क्योंकि ड्राइविंग सीट उसकी तरफ थी। मगर वो इतनी बात ज़रूर समझता था कि गैर मुल्की के मरने या ज़ख्मी होने के बावजूद कार इंतहाई तेज़ रफ्तार है, वो रुकेगी नहीं और इमरान को कुचलती हुई आगे ही बढ़ जाएगी। इसलिए उसने कार का रुख फौरी तौर पर मोड़ने के लिए उसके टायर पर फायर किया था और वही हुआ जिसका उसको यकीन था। कार का रुख इमरान के बिल्कुल करीब से मुड़ गया था। जैसे कार का रुख मुड़ा, टाइगर तेज़ी से दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंच गया। कार खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई बाएं तरफ मौजूद दरख्तों के झुंड में घुसती चली गई। टाइगर को यकीन था कि कार इस गैर मुल्की से न संभल सकेगी। यकीनन किसी न किसी दरख्त में वो टकरा जाएगा। मगर वो गैर मुल्की शायद बड़ा माहिर ड्राइवर था। टायर ब्रस्ट होने के बावजूद उसने कार पर काबू पा लिया था और इसे दरख्तों से बचाकर अंदर ले जाने में भी कामयाब हो गया था। टाइगर ने बड़ी फुर्ती से इमरान को झुककर उठाया और फिर उसे लाकर दरख्तों की आड़ में लिटा दिया। उसी लम्हे उसने सोचा कि कार के पीछे दौड़ लगा दे और इस गैर मुल्की को पकड़ ले। मगर फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि इस दौरान सड़क पर कोई और कार ना आ जाए और इमरान कुचला जाए। उसने फौरी तौर पर इमरान को सड़क से हटा लेना ही मुनासिब समझा था। इमरान को दरख्त की आड़ में लिटाकर वो फिर एक बार कार की तरफ दौड़ा। सड़क क्रॉस करके जब मुख्तलिफ दरख्तों की आड़ लेता हुआ कार के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कार खाली पड़ी हुई थी। गैर मुल्की गायब हो चुका था। उसने एक दरख्त पर चढ़कर इधर उधर देखा, मगर गैर मुल्की शायद इसी दौरान दरख्तों के आड़े लेकर खासी तेज़ी से वहाँ से निकल चुका था। अब उसके पीछे जाना फजूल था, इसलिए टाइगर वापस मुड़ा। फिर वापस सड़क पर आकर वो दरख्त के पीछे पहुंचा जहाँ पर इमरान को लटाया हुआ था। तो ये देखकर हैरान रह गया कि इमरान दरख्त के तने का सहारा लेके खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, मगर अपने आप को संभालने की कोशिश के बावजूद उसका जिस्म लड़खड़ा रहा था। आप बैठ जाएं बॉस, अब खतरा दूर हो चुका है, टाइगर ने इमरान को सहारा देते हुए कहा। इमरान दोबारा ज़मीन पर बैठ गया। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत संभलती चली गई। शुक्रिया टाइगर, तुम ठीक वक्त पर पहुंच गए, वरना मेरा कबाड़ हो गया होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए ज़बान खोली। मगर बॉस ये हुआ कैसे? टाइगर ने पूछा। बस लाइल्मी में मारा गया। फ्लैट से उतरते ही वो गैर मुल्की मिल गया और इसके पास नाराग टाइम्स का एक स्पेशल कार्ड था
और कैमरा भी मौजूद था, इसलिए उसकी असल शख्सियत को मैं न समझ सका। मैं दरअसल उसे पोस्ट ऑफिस पहुंचाने ले जा रहा था। शॉर्टकट की वजह से मैंने उस सड़क पर गाड़ी मोड़ ली, मगर अचानक उसने कैमरे से फ्लाइंग रेज मुझ पर मारी और मेरा पूरा जिस्म मफलूज कर दिया। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, वो कार छोड़कर भाग गया है बॉस। टाइगर ने इतला देते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, अगर वो कार समेत भाग जाता तो फिर मैं इसका क्या बिगाड़ सकता था। शरीफ आदमी था, अपनी कार को छोड़कर भाग गया। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार हंसने लगा। वैसे मैंने तुम्हें पीछे चौक पर देख लिया था, मगर तुम तो आगे जा रहे थे, फिर कैसे तुम वापस टपक पड़े। इमरान ने उठते हुए कहा, फ्लाइंग रेज का चूंकि असर वक्ती होता है, इसलिए अब उनका असर ख़त्म हो चुका है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉस, अचानक मेरी छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजा दिया था। फिर मैं अगले चौक से आने वाले बाई रोड पर घूमता हुआ इधर आ निकला। टाइगर ने कहा, ओ, ये छठी हिस्स आज तक छठी ही रही, कभी सातवीं नहीं बन सकी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं बॉस, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे मुझे बेहद खुशी है कि तुमने जहानत से काम लिया। कार टायर ब्रस्ट किया, इस तरह कार यकीनी तौर पर मुड़ गई। इमरान ने उसकी जहानत की तारीफ करते हुए कहा। टाइगर का दिल उछलने लगा था, क्योंकि इमरान की इस तरह तारीफ उसके लिए सनद का दर्जा रखती थी। दोनों सड़क क्रॉस करके जखीरे में मौजूद कार के पास आए और टाइगर सबसे पहले कार का पहिया बदलने लगा। तुम्हारा मोटरसाइकिल कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो बाई रोड की मोड़ पर है, मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया था ताकि गैर मुल्की उसकी आवाज़ सुनकर चौकन्ना ना हो जाए। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, आओ फिर मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आता हूँ। ड्राइविंग सीट पर संभलते हुए वो बैठ गया, फिर टाइगर उसके साथ बैठ गया। इमरान ने कार को मोड़ा और सड़क पर आकर उसे बाई रोड की तरफ मोड़ दी। चंद लम्हों के बाद कार सड़क के किनारे खड़े हुए मोटरसाइकिल के करीब जाकर रुक गई और टाइगर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अब मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस हबशी को तलाश करो। और सुनो, एक बार फिर कह रहा हूँ, उससे टकराने की हिमाकत मत करना, बस इसकी निगरानी करते रहना, मुझे इतला दे देना। इमरान ने टाइगर को समझाते हुए कहा, ठीक है बॉस। टाइगर ने कहा और इमरान हाथ हिलाते हुए कार को आगे बढ़ाकर बाजार की तरफ ले गया। इमरान के जाने के बाद टाइगर ने मोटरसाइकिल संभाला और फिर टूटी फूटी उसी सड़क पर आ निकला ताकि जल्द से जल्द वो मेन रोड पर पहुंच सके। जवाना को जैसे ही होश आया, वो उठकर बैठ चुका था। उसके जिस्म में धमाके से हो रहे थे, यूँ लगता था जैसे दिमाग में मुसलसल बम फट रहे हों। उसकी ज़िंदगी में पहला मौका था कि वो एक आम आदमी के हाथों बेहोश हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो उठकर खड़ा हो गया। कमरा खाली पड़ा हुआ था। उसके जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल आया कि वो हबशी और इमरान दोनों उसके बेहोश होते ही उससे खौफजदा होकर यहाँ से भाग खड़े हुए होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे ही जवाना होश में आया, इन दोनों की मौत यकीनी है। फिर इसने अपनी दिमागी हालत भी कुछ बेहतर ना पाई थी, इसलिए फौरी तौर पर यही फैसला किया कि वो फ़िलहाल अपने होटल जाकर आराम करेगा, फिर दोबारा फ्लैट में आकर शिकार की गर्दन तोड़ देगा। यही सोचता हुआ वो तेज़ी से सीढ़ियों से उतरता फ्लैट से नीचे आया और फिर ये इसकी खुशकिस्मती थी, उसे एक खाली टैक्सी मिल गई और इंतज़ार के लिए ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना पड़ा। होटल जबी जवाना ने अपने जिस्म को समेट कर टैक्सी में पिछली निस्त पर बैठते हुए ड्राइवर से कहा। ड्राइवर, जो टैक्सी में बैठा, सोच रहा था इमरान के जिस्म में भी बेपनाह फुर्ती और कुव्वत भरी हुई थी। उसके मशीन की तरह चलने वाली टांगों ने जवाना के सर का भुरकस बना दिया था। बहरहाल वो चूँकि उसे कत्ल करने का फैसला कर चुका था, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा सोच विचार न किया। जब टैक्सी होटल के कंपाउंड में हुई तो जवाना ने उतरकर ड्राइवर को किराया दिया और फिर लिफ्ट पर सवार होकर चौथी मंजिल पर सीधे अपने कमरे में जा पहुंचा। कमरे में पहुंचते ही वो बिस्तर पर दराज हो चुका था। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर आराम करने के बाद बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। जब दोबारा आंख खुली तो उसने सोए हुए 2 घंटे महसूस किए। अब जवाना बिल्कुल तरोताज़ा था। वो उछलकर बिस्तर से उतरा और गुसलखाने में घुस गया। ठंडे पानी से काफ़ी देर तक नहाने के बाद कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। वो अब पहले जैसा जवाना बन चुका था। कमरे से बाहर निकलकर वो सीधा डाइनिंग हॉल में आया। फिर उसने हॉल के एक कोने में पड़ी हुई खाली मेज़ को ताड़ लिया। हाँ, हॉल में मौजूद लोग उसके इस देवदार जिस्म को देखकर खासे मरूब हो रहे थे, मगर जवाना ऐसी नज़रों का आदी था, इसलिए वो इत्मीनान से चलता हुआ इस खाली मेज़ पर पहुंचा। कुर्सी घसीट कर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे वेटर आ पहुंचा
اس نے ایک بڑا سا مینیو کارڈ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس مینیو کو لے جاؤ، اس میں جو کچھ درج ہے وہ سب کچھ ہی لے آؤ، مگر جلدی کرنا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ جوانا نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ تمام مینیو؟ سر یہ کیا؟ ویٹر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جوانا شاید اس کی زندگی میں پہلا گاہک تھا جو پورا مینیو ہی طلب کر رہا تھا۔ ہاں، مگر میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جلدی کرنا۔ اس مرتبہ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ویٹر کارڈ اٹھائے تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد 4 ویٹر بڑی بڑی ٹرے اٹھائے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بے شمار قسم کے کھانوں سے بھری ہوئی پلیٹیں جوانا کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ انہوں نے جوانا کی میز کے ساتھ ایک اور دوسری میز بھی لگا دی تھی اور ان دونوں میزوں پر بے شمار کھانا رکھ دیا تھا۔ ابھی آدھا مینیو مکمل ہوا ہے جناب، آپ یہ کھا لیں تو باقی آدھا بھی آپ کو سرو کر دیا جائے گا، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جوانا نے کہا۔ پھر وہ درندوں کی طرح سے اس کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھ خاص تیزی سے چل رہے تھے، سانسوں کی رفتار بھی تیز تھی اور کھانے سے بھری ہوئی پلیٹیں یوں خالی ہوتی جا رہی تھیں کہ ارد گرد کے لوگ سوچ رہے تھے یہ کوئی دیو ہے یا انسان۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنات کھا رہے ہوں۔ پھر خالی پلیٹیں ان ویٹروں نے اٹھانا شروع کر دی اور مزید پلیٹیں جو تھیں ان کو بھرنا اور میزوں پر رکھنا شروع کر دیا۔ جوانا نے ایک بار پھر کھانے پر اسی طرح سے ٹوٹ پڑنے کا مظاہرہ کیا۔ حال میں ہر فرد حیرت بھرے انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کے اندازے کے مطابق 20 افراد کا کھانا وہ اکیلا ہی کھا چکا تھا۔ ابھی تک اس کے ہاتھ پہلے جیسی تیزی سے چل رہے تھے۔ جوانا کھانے کو کھانے میں اتنا محو تھا کہ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی وہ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ٹائیگر کو دیکھ نہیں سکا تھا جو ابھی حال میں داخل ہوا تھا۔ اس کی تیز نظریں جوانا پر جمی ہوئی تھی۔ 2-3 ہوٹلوں کے خاص چھاننے کے بعد اسے جوانا یہاں پر نظر آیا تھا۔ وہ جوانوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہی مطلوبہ آدمی ہے جس کو عمران نے اس کے لیے کہا تھا۔ ویسے جب تک اس نے جوانا کو نہ دیکھا تھا اس کے تصور میں اس کا شبیہ قدرے مختلف تھا، مگر اب جوانا کو دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ عمران نے جوانا کے متعلق اسے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس دیو کو پستول کے علاوہ ہاتھوں سے شکست دینا تقریباً ناممکن تھا۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی جوانا اسے نظر آئے گا اس سے ٹکرا جائے گا اور پھر اسے مار پیٹ کر بے ہوش کرنے کے بعد عمران کو اطلاع دے گا، مگر اب اسے دیکھنے کے بعد اپنے ارادے کو تبدیل کر چکا تھا۔ اب وہ پہلے عمران کو اطلاع دینا چاہتا تھا اور جو بعد میں ہوتا وہ دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر سیدھا ٹوائلٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے عمران سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا۔ عمران نے اسے وہیں ٹھہرنے اور جوانا کی نگرانی کرنے کا حکم دیا۔ ٹائیگر ٹوائلٹ سے نکل کر دوبارہ کاؤنٹر پر پہنچ چکا تھا۔ جوانا اب کھانا ختم کر کے شراب کی 4 بوتلیں اپنے سامنے رکھ کر پینے میں مصروف تھا۔ وہ بوتل اٹھاتا، اسے منہ سے لگاتا اور تب تک نہ ہٹاتا جب تک آخری قطرہ اس کے حلق میں نہ چلا جاتا۔ میز پر رکھی ہوئی بوتلیں تیزی سے ختم ہوتی چلی گئیں۔ 4 بوتلیں ختم کرنے کے بعد جوانا نے 4 بوتلیں اور طلب کی اور ایک بار پھر وہ اسی طرح سے شراب پینے میں مصروف ہو گیا۔ پھر جس وقت جوانا کی میز پر 2 بوتلیں بھری ہوئی ابھی تک موجود تھیں کہ عمران ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ اس وقت وہ میک اپ میں تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک ہائی کلاس گنڈے کا میک اپ رکھا ہوا تھا۔ اس کا میک اپ اتنا مکمل تھا کہ ٹائیگر بھی اسے پہچان نہ سکا تھا جب تک عمران کاؤنٹر پر آ کر اس سے بات نہ کی۔ کتنی بوتلیں پی ہیں جوانا نے؟ عمران نے سرگوشی میں پوچھا۔ او آپ یہ 7ویں بوتل ہے باس، یہ آدمی نہیں ہے، مجھے کوئی جن محسوس ہوتا ہے، ٹائیگر نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو اس کا نام جوانا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے قدم تیزی سے جوانا کی میز کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹائیگر چکنا ہو چکا تھا کیونکہ کسی بھی لمحے اس کے خیال کے مطابق اسے عمران کی امداد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں مسٹر جوانا؟ عمران نے جوانا کے میز کے قریب پہنچتے ہوئے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ جوانا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ 8ویں بوتل کو منہ لگانے ہی والا تھا۔ کون ہو تم اور میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ جوانا کے لہجے میں وحشت کی جھلکیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میرا نام جابر ہے اور میرا کام ہی لوگوں کے نام جاننا ہے۔ یہاں دارالحکومت میں کوئی شخص میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم علی عمران کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہو۔ عمران نے بڑے اطمینان سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔